क्लास 5। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 द हीट जोन्स। तो इसमें हमने अब तक क्या पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला तो एल्टीट्यूड है, दूसरा क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एल्टीट्यूड मतलब जिस जगह का आप देख रहे हैं क्लाइमेट, उस जगह का कितना हाइट है, किस हाइट पे वो स्थित है। ठीक है, जैसे हिली एरिया का टेम्परेचर कम होगा, वहां पे ठंड ज्यादा होगा, गर्मी कम होगा। वैसे ही अगर प्लेन्स को देखेंगे तो प्लेन्स में ज्यादा टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, जैसे दिल्ली वगैरह में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। उसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो सी से उस जगह का दूरी कितना है, उससे भी डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। थर्ड फैक्टर क्या था? विंड। विंड से भी पता चलता है कि आप जिस जगह का पता कर रहे हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है। मतलब उसके आसपास अगर कोई ठंडा जगह है, जैसे एंटार्क्टिका को देखेंगे तो एंटार्क्टिका के साइड का जो भी साइड का एरिया होगा वो भी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका से कोल्ड विंड्स वहां पे जाती हैं, मतलब उसके आसपास के एरिया में एंटार्क्टिका से कोल्ड विंड्स जाती हैं, तो आसपास का एरिया भी ठंडा होगा। इसीलिए विंड भी डिसाइड करता है कि वहां उसके जगह का टेम्परेचर कैसा होगा, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। फोर्थ फैक्टर क्या है? ह्यूमिडिटी। आज हम लोग को यही से कंटिन्यू करना था। तो फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब एयर में कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है, एयर में कितनी नमी है, इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे बारिश होता है तो पूरा ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से बारिश होता है तो पानी पूरा हवा में पूरा मॉइस्चर भर जाता है, तो वो ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं। एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सनरेज एंड आर हॉट। ये रहा इक्वेटर, और इक्वेटर के साइड के जो एरिया हैं उन पे डायरेक्ट सनरेज पड़ता है। ये देखिए, ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के सामने डायरेक्ट सनरेज पड़ता है, इसीलिए ये एरिया क्या होंगे? हॉट होंगे, ये एरिया ज्यादा गर्म होंगे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड इन सच एरिया, सो देयर इज हाई ह्यूमिडिटी। जो एरिया इक्वेटर के आसपास का एरिया है, जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जो पानी है वहां पे जो वाटर बॉडीज हैं उनका वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा, वो भी गर्म होके इवेपोरेट होगा और हवा में मिल जाएगा, हवा में मिलके ह्यूमिड क्लाइमेट बनाएगा, मतलब पूरा मॉइस्चर फैला देगा। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो ह्यूमिड होगा, ह्यूमिड टेम्परेचर, वहां का ह्यूमिडिटी कैसा होगा? हाई होगा। This results in high amount of rainfall that makes the climate of the region near equator hot, humid and wet. तो जैसे यहाँ पे इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहां पे वाटर बॉडीज का जो वाटर इवेपोरेट करके ऊपर जाता है, तो वो क्या होगा? बारिश के रूप में फिर वापस भी तो आएगा ना। तो इसीलिए वहां पे इक्वेटर के आसपास बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होने की वजह से वो एरिया वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है, वो एरिया वेट होता है, हाई ह्यूमिडिटी रहता है वहां का, और क्या होता है? ज्यादा हॉट होता है। क्यों? यहाँ से डायरेक्ट सनरेज जा रहा है, इसलिए। फोर्थ फैक्टर क्या है जो क्लाइमेट को डिसाइड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से उस जगह की दूरी कितनी है, इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्ट जाता है तो वहां का जो एरिया है वो गर्म होगा, वहां का एरिया ज्यादा गर्म होगा। पर जब इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे, ये देखिए ये रहा इक्वेटर, इससे जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे सनरेज कम आता जाएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा स्लैंटिंग रेज आएगा, मतलब हल्का टेढ़ा होके आएगा, पूरा नहीं आएगा, थोड़ा दूर दूर। देखो ये देखिए, ये पास में पड़ रहा है, तो इसको ये डायरेक्टली जब जा रहा है तो यहाँ पे हीट का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, और धीरे धीरे ये देखिए इसका लेंथ ज्यादा हो रहा है, तो ये और दूरी इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है सनरेज को, तो इसका क्या होगा? इंटेंसिटी कम होता जाएगा, सनरेज का इंटेंसिटी कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेज। तो इसीलिए डिस्टेंस से हम बताते हैं कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द लैटिट्यूड of the place determines how much sunlight the place receives. ये तो पहला बात यही है कि इक्वेटर से कितना दूरी है, इससे हम लोग बताते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। और दूसरी चीज ये बोल रहा है
कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या होता है, वो लैटिट्यूड इज दैट हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर। ये देखिए इक्वेटर के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग इमेजिनरी लाइन होता है वो जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, वो लैटिट्यूड होता है। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे लैटिट्यूड रहता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये एक लैटिट्यूड है, ये आर्कटिक सर्कल ये भी है, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये सारा क्या है, इन सब पे पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादा सनलाइट रिसीव होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा सनलाइट रिसीव होगा, इक्वेटर पे भी ज्यादा सनलाइट रिसीव होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी डायरेक्ट सनरेज मिलेगा। पर यहाँ पे जब अगर हम बात करेंगे आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल का, तो यहाँ पे सनरेज स्लैंटिंग हो जाएगा, मतलब कम सनरेज मिलेगा। तो यहाँ पे ठंड होगा और यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, इक्वेटर के आसपास के इलाके में बहुत गर्मी होगी, और जो एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के पास का एरिया है वो ठंडा होगा। वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। The rays of the sun fall among directly on the equator and travel a shorter distance through the atmosphere. The place on the equator or near it are hotter than the places that are away from it. वही बोल रहा है कि इक्वेटर के पास के एरिया में ज्यादा गर्मी होगी और जो दूर के एरिया है जैसे ये आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब क्या होगा, ये सब ठंडा जगह होगा, इस पे ज्यादा सनरेज नहीं पड़ेगा। The sunrays becomes more slanting as we move from equator towards the pole. In other words, the amount of sunlight received differs from different latitudes. तो ये देखिए जैसे जैसे लैटिट्यूड हमारा ऊपर चलता जाएगा वैसे वैसे सनरेज स्लैंटिंग होता जाएगा, ऐसे चला जाएगा, स्लैंटिंग जाएगा। मतलब इसका ये देखिए यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ रहा है, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे फॉल करेगा तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, और जैसे जैसे ऊपर वाले लैटिट्यूड पे जाएंगे तो सनरेज स्लैंटिंग होता जाएगा, तो वहां पे हीट कम पहुंचेगा, हीट कम पहुंचेगा। The heat of the sun rays reduces as we move towards the pole because of slanting rays of sun travel a long distance through the atmosphere. तो जैसे जैसे हम पोल्स की साइड बढ़ेंगे, जैसे साउथ पोल या नॉर्थ पोल की साइड बढ़ेंगे, इक्वेटर से पोल्स की साइड बढ़ेंगे, वैसे वैसे सनरेज कम जाएगा वहां पे, और वहां पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। The amount of rainfall a place receives also determine its climate. Climate एक और क्या फैक्टर है जो क्लाइमेट बताता है, वो है रेनफॉल। वहां पे कितना रेनफॉल होता है, इससे भी क्लाइमेट का पता चलता है। तो ये देखिए ये इस डायग्राम में शो किया है कि कैसे सनरेज पड़ता है। ये देखिए ये रहा अर्थ, यहाँ पे सन, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे देखिए एक बार, sunrays strike vertically on the surface resulting in maximum heating. तो यहाँ से सनरेज डायरेक्ट जा रहा है तो मैक्सिमम हीट होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे इक्वेटर के आसपास पड़ेगा। फिर क्या है, जब यहाँ पे जाएंगे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर जाएंगे, नॉर्थ पोल की साइड बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, सनरेज स्ट्राइक द सरफेस एट अ लो एंगल रिजल्टिंग इन मिनिमम हीटिंग। तो यहाँ पे ये एक एंगल पे सनरेज जाने लगेगा, मतलब स्लैंटिंग सनरेज जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हीट कम पड़ेगा, यहाँ पे हीट कम जाएगा, तो यहाँ पे गर्मी कम पड़ेगा। नीचे में भी यही होगा, जैसा नॉर्थ पोल में जैसा होगा गर्मी, वैसा ही साउथ पोल में भी होगा। सनरेज स्ट्राइक द सरफेस एट अ लो एंगल रिजल्टिंग इन द मिनिमम हीट। यहाँ पे भी स्लैंटिंग रेज जाएगा, इसीलिए गर्मी बहुत ज्यादा कम, सनरेज बहुत कम मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर लो होगा। नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेटिक जोन। लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेटिक जोन, according to the sunlight received at different latitudes and distance from the equator, the earth has 3 heat zones. लैटिट्यूड्स क्या होता है, ये तो मैंने बताया था कि वो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए जो इक्वेटर के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग इमेजिनरी ड्रॉ किए थे वो होता है लैटिट्यूड। और क्लाइमेटिक जोन मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग क्लाइमेटिक जोन मतलब अलग अलग जैसा जैसा जहाँ का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट में। पहला है टॉरिड जोन, ये रहा टॉरिड जोन, इक्वेटर के आसपास का एरिया जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती होगी। उसके बाद है टेम्परेट जोन, जो मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ता।
ठीक है। टेम्परेट जोन मतलब नॉर्मल है, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा। फिर उसके बाद क्या आता है उसके ऊपर, फ्रिजिड जोन, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होगी यहाँ पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो ये रहा डायग्राम इसका क्लाइमेटिक जोन का। अकॉर्डिंग टू द sunlight received at different latitudes and distance from the equator, the earth has 3 heat zones. अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू द सनलाइट रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स और डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। पहला तो ये है कि कितना सनलाइट मिलेगा, किस जगह पे कितना सनलाइट जाता है वो, और दूसरा क्या है, इक्वेटर से वो कितना दूर है। इस बेसिस पे अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? एक तो वहां पे कितना सनलाइट रिसीव हो रहा है, और दूसरा क्या है, इक्वेटर से उस जगह की दूरी कितनी है। ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइमेटिक जोन्स। ये जो 3 हीट जोन्स है उनको क्लाइमेटिक जोन भी बोलते हैं। ईच ऑफ दिस जोन्स रिसीव्स डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एंड आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द इक्वेटर। ये जो 3 जोन्स है, इन तीनों जोन पे जो सनलाइट का इंटेंसिटी होगा वो भी अलग अलग होगा, और इन सब का दूरी भी अलग अलग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हाई होगा, सनलाइट का इंटेंसिटी कहाँ हाई होगा, इक्वेटर के आसपास के रीजन में। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेट जोन में क्या होगा, यहाँ पे जितना जाएगा सनरेज उतना ही यहाँ पे भी जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको थोड़ा कम हीट मिलेगा। फिर ऊपर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा वहां पे तो पूरा ठंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सनरेज बहुत कम पहुंच रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। ये देखिए सबका डिस्टेंस भी इक्वेटर से अलग अलग है। जैसे देखिए ये सारा इक्वेटर के पास है टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन इक्वेटर से ना ज्यादा पास है ना दूर है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फ्रिजिड जोन। ये क्या है, इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है। फर्स्ट जोन के बारे में पढ़ते हैं। 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या था, द टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन के बारे में पढ़ते हैं। द टॉरिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। टॉरिड जोन कहां से कहां तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक क्या होगा, टॉरिड जोन। इसके बीच का एरिया टॉरिड जोन। इन द इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस जोन। ये जो इक्वेटर है ये टॉरिड जोन के सेंटर से पास कर रहा है। ये देखिए ये दोनों लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीचों बीच इक्वेटर क्रॉस कर रहा है। इक्वेटर बीचों बीच क्रॉस कर रहा है। द टॉरिड जोन रिसीव्स हीट ऑफ द डायरेक्ट सनरेज थ्रू आउट द ईयर। टॉरिड जोन को पूरे साल सनरेज डायरेक्टली जाएगा। सनरेज डायरेक्टली टॉरिड जोन पे हमेशा हर पूरे साल मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। द हीट कॉजेज इवेपोरेशन ड्यू टू विच वाटर इवेपोरेट्स। वहां पे गर्मी, वाटर इवेपोरेट्स, फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रिजल्ट्स इन रेनफॉल। उस रीजन में, टॉरिड जोन के रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इसीलिए जो वाटर बॉडीज है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करती हैं। वाटर जल्दी इवेपोरेट करता है और क्या होता है, क्लाउड बनाता है। क्लाउड बना के रेनफॉल होता है। ठीक है। जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वहां का पानी जल्दी इवेपोरेट होकर के क्लाउड बनाता है और रेनफॉल होता है। ठीक है। द क्लाइमेट इन दिस जोन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया का क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड है। वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है और वहां पे मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टॉरिड जोन के क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वी हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन दिस रीजन, इन द रीजन दैट लाई इन द टॉरिड जोन।
वहां पे टॉरिड जोन में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, टॉरिड जोन में। द डेज एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। द रीजन लोकेटेड नियरर टू द इक्वेटर डू नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स। तो इस जोन का क्या होता है कि डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, डे और नाइट का लेंथ लगभग इक्वल होता है। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग इक्वल होता है, डे और नाइट का लेंथ इक्वल होता है। और क्या होता है कि यहाँ के जो वो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहां पे सीजन चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे वहां पे हर साल पूरे साल तो गर्मी ही रहती है, क्यों, गर्मी और बारिश ही होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे हीट तो बहुत ज्यादा सनरेज, वहां पे डायरेक्ट सनरेज जब जाता है तो आसपास का एरिया तो पूरे साल ही गर्म रहेगा ना। However, as we move away from the equator towards the Tropic of Cancer and Capricorn, winters become cooler. पर जब हम यहाँ इक्वेटर पे रहते हैं तो ठीक है कि गर्मी रहता है, पूरे साल वो गर्मी ही रहता है। पर जैसे जैसे ऊपर के साइड, नॉर्थ पोल के साइड या साउथ पोल के साइड जाते रहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साइड जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर हल्का कम होने लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा और ठंड यहाँ पे पड़ने लगेगा। यहाँ पे तो पूरे ठंड गर्मी, हमेशा गर्मी ही पड़ती थी, पर टेम्परेट जोन में क्या होगा कि गर्मी में गर्मी पड़ेगा और ठंड में ठंड पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ये देखिए, पहले आपके बुक में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फोटो दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर होगा, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो क्या है, टॉरिड जोन, और मिडिल में ये सब क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सब ग्रीन ग्रीन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आज के लिए बस एक ही जोन पढ़े हम लोग, कौन सा, टॉरिड जोन। फिर कल हम लोगों को क्या पढ़ना है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।